मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंचस्थ सभी महानुभाव और आयुर्वेद को समर्पित उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, यहाँ घोषणा हो रही थी कि 3 दिन यहाँ मंथन हुआ है और मंथन के बाद अमृत मिला है, तो मैं भी इस अमृत को लेने के लिए आया हूँ। कुछ बूंद मेरे नसीब में भी आएंगे। अब पूरा कुंभ भर करके अमृत मिलने की संभावना रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। आपके इस बार की एक थीम है कि चैलेंजेस, ऐसा ही है ना कुछ? आपने बहुत सारी बातें की होगी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चैलेंज लगती है वो ये लग रही है कि हम जो आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वही सबसे बड़ी चैलेंज है। शत प्रतिशत आयुर्वेद को समर्पण, ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टर मिलना मुश्किल हो गया है। उसको खुद को लगता है भाई अब इससे तो कुछ चलने वाली गाड़ी नहीं है, अब तो एलोपैथी के रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। और वो पेशेंट को भी बता देता है कि ऐसा करते हैं, शुरू के 3 दिन तो एलोपैथी ले लेते हैं, बाद में आयुर्वेद का देखेंगे। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती ये मानसिकता है। अगर आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, उनका समर्पण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो वो पेशेंट में विश्वास कैसे भर पाएंगे? हम जब छोटे थे तो एक चुटकुला सुना करते थे कि कोई यात्री किसी शहर में गया और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और फिर उसने पूछा मालिक कहाँ है, तो उसने कहा मालिक सामने वाली होटल में खाना खाने गए हैं। तो उस रेस्टोरेंट में कौन खाएगा? जिसको अपनों पर भरोसा नहीं है, अपने पर भरोसा नहीं है, अपनी परंपरा पर भरोसा नहीं है, वो औरों पे भरोसा नहीं जगा सकते। संकट आयुर्वेद का नहीं है, संकट आयुर्वेद वालों का है। ये बात मैं नहीं जानता हूं आपको अच्छी लगी, कड़वी लगी, लेकिन कड़वी लगी तो मैं समझता हूं कि मैं पूरी तरह आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर बोल रहा हूं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों में कड़वा जो होता है अल्टीमेटली मीठा बना देता है। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, बहुत से लोगों से बातें करता हूं। मैं पिछली बार एक बार जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने पूरे देश में से आयुर्वेद के विशेषज्ञों को बुलाया था। अब जो है कि वो समय तो वो मेरा क्षेत्र नहीं था, एक राज्य का काम करता था, लेकिन आयुर्वेद के प्रति एक जागरूकता की आवश्यकता थी। आयुर्वेद एक ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वो
एक सर्टिफाइड डॉक्टर तक सीमित हो। हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य को जीवन का एक हिस्सा बना दिया था। आज हमने जीवनचर्या और स्वास्थ्य के लिए कहीं आउटसोर्स किया हुआ है। पहले स्वास्थ्य को आउटसोर्स नहीं किया गया था, उसकी जीवनचर्या का हिस्सा था और उसके कारण हर व्यक्ति, हर परिवार अपने शरीर के संबंध में जागरूक था, समस्या आए तो उपाय क्या, उस पर भी जागरूक था। और उसका अनुभव आज भी आपको होता होगा। कभी आप रेल में या बस में ट्रैवल करते हो और मान लीजिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है, तो आपने देखा होगा कि कंपार्टमेंट से 12-15 लोग वहां आ जाएंगे और तुरंत ऐसा करो, इसको ये खिला दो, दूसरा कहेगा ये खिला दो, तीसरा कोई पुड़िया निकाल के जेब में से दे देगा, उसके मुंह में ये डाल दो। हम पूछते तक नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, कौन है, कुछ नहीं, लेकिन जब वो कहता है तो हमें भरोसा होता है, हाँ यार बच्चा चिल्ला रहा, रो रहा है, तो हो सकता है उसको ये तकलीफ होगी और ये दे देंगे तो बच्चा रोना बंद कर देगा और उसको शायद राहत हो जाएगी। ये अक्सर हमने रेलवे में, बस में ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि कोई न कोई मरीज को कोई बीमारी हुई तो कोई न कोई पैसेंजर आकर के उसका उपचार कर देता है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है, नहीं वो वैद्यराज है, न कहीं जामनगर की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जाकर के आया है। पर चूंकि हमारे यहां ये सहज स्वभाव बना हुआ था, परंपरा से स्वभाव बना हुआ था, और इसलिए हमें इन चीजों का कुछ न कुछ मात्रा में समझ थी। धीरे धीरे हमने पूरा हेल्थ सेक्टर आउटसोर्स कर दिया। कुछ भी हुआ तो कहीं से एडवाइस लेनी पड़ती है, कंसल्टेशन करना पड़ता है, और वो फिर जो कहे उस रास्ते पर चलना पड़ता है। ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो दूसरे के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंसी बदल देते हैं। इस समस्या का समाधान, इसकी पहली आवश्यकता यह है कि मैं अगर आयुर्वेद क्षेत्र का विद्यार्थी हूं, या मैं आयुर्वेद क्षेत्र का डॉक्टर हूं, मैं आयुर्वेद क्षेत्र का टीचर हूं, या मैं आयुर्वेद क्षेत्र में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, या मैं होलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट करने वाला हूं, मैं किसी क्षेत्र से हूं, उसमें मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरी 100% प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और अगर हम 100% प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं, आप देखिए परिणाम आना शुरू हो जाएगा। कुछ न कुछ कारण, नेगेटिव कारण ऐसे पैदा हुए हैं कि जिसके कारण परेशान लोग, थके हारे लोग जिस रास्ते पर चल पड़े थे, वहां से वापस लौट करके बैक टू बेसिक तरफ जा रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर के नाम पर। उनको लग रहा है कि भाई आज का जो मेडिकल साइंस है शायद तुरंत हमें राहत तो दे देता होगा, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता है। अगर स्वास्थ्य की गारंटी है तो मुझे वापस होलिस्टिक हेल्थ केयर पर जाना पड़ेगा, और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर जाना पड़ेगा तो चाहे मुझे नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, या आहार विहार के धर्म का पालन करना हो, या मुझे होम्योपैथी की ओर जाना हो, कुछ न कुछ उस दिशा में चल पड़ता है। और इसलिए, और आयुर्वेद हमारे यहाँ तो पंचम वेद के रूप में जाना गया है, तो उसका ये महात्म्य रखा गया है। और मूल से लेकर के फल तक प्राकृतिक संपदा का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद में काम ना आता हो, मूल से लेकर के फल तक। यानी हमारे पूर्वजों ने हर छोटी बात में कितना बारीकाई से उसके गुणों का, उसके स्वभाव का, उसका व्यवहार में उपयोग का अध्ययन किया होगा, तब जाकर के स्थिति बनी होगी। हम उस महान संपदा को आधुनिक स्वरूप में कैसे रखें, ये दूसरी चैलेंज मैं देखता हूं।
हम ये चाहें कि अब दुनिया संस्कृत पढ़ ले और श्लोक के आधार पर आयुर्वेद को स्वीकार कर लें, तो ये संभव नहीं लगता है। लेकिन कम से कम उस महान विरासत को दुनिया आज जो भाषा में समझती है, उस भाषा में तो कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसलिए जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने रिसर्च करके, समय देकर के उस प्रकार की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के द्वारा इन विषयों में जो भी शोध हुए हैं उसको हम कैसे रखें। एक तीसरी बात है, जितने भी दुनिया में साइंस मैगजीन्स हैं जहां पर रिसर्च आर्टिकल छपते हैं, क्या हम सब मिलकर के एक मूवमेंट नहीं चला सकते, एक कोशिश नहीं कर सकते, एक दबाव पैदा नहीं कर सकते, एक आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वालों लोगों को शोध निबंध के लिए लगातार प्रेशर किया जाए, व्यवस्था का हिस्सा हो, उसको 2 साल में एक बार अगर प्रोफेसर है या स्टूडेंट है या फाइनल ईयर में है, किसी न किसी एक विषय पर गहराई से अध्ययन करके आधुनिक टर्मिनोलॉजी में शोध निबंध लिखना ही पड़ेगा। और इंटरनेशनल मैगजीन में वो शोध निबंध छपना ही चाहिए। या तो हमें ये कहना चाहिए कि इंटरनेशनल मेडिसिन के जितने मैगजीन हैं उसमें 10% तो कम से कम जगह डेडिकेट कीजिए आयुर्वेद के लिए। उनकी बराबरी में हमारे शोध निबंध अलग प्रकार के होंगे, लेकिन हमारे शोध निबंध उसके लिए जगह होगी तो दुनिया का ध्यान जाएगा जो मेडिकल साइंस में काम करते हैं कि चलिए भाई 20% स्पेस उनके लिए हमने हमेशा के लिए समर्पित की है, तो उस 20% स्पेस के अंदर आयुर्वेद से संबंधित शोध निबंध आएंगे तो दुनिया मॉडर्न मेडिकल साइंस के शोध निबंध पढ़ती होगी तो कभी कभी नजर उसकी उस पर भी जाएगी। और हो सकता है इन दोनों की तरफ देखने का दृष्टिकोण उन साइंटिस्ट फैकल्टी को होगा। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद को नई दिशा देने के लिए वो एक नई ताकत के रूप में उभर सकता है। लेकिन इसके लिए किसी ने फॉलोअप करना चाहिए कि ग्लोबल लेवल के इस प्रकार के मेडिकल साइंस के मैगजीन्स कितने हैं, उसमें अब तक कहीं आयुर्वेद को स्थान मिला है या नहीं मिला है, और आयुर्वेद को स्थान देना है तो उन लोगों से बात करनी होगी, किसी ने पत्र व्यवहार करना होगा, यानी एक हमने मूवमेंट चलानी होगी कि ग्लोबली एक्सेप्टेंस जहां जहां है वहां हम अपनी जगह कैसे बनाएं। और मनुष्य का स्वभाव है, और हमारे देश का तो ये स्वभाव है ही है, और 1200 साल की गुलामी के कारण हमारी रगों में वो घुस गया है। जब तक हमारे यहां कोई बात वाया अमेरिका नहीं आती है, हमें गले ही नहीं उतरती। और इसलिए अगर इंटरनेशनल मैगजीन में कोई बात छप गई तो आप समझ लेना साहब, सारे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर उसका फोटो फ्रेम बना करके अपने यहां लगा देंगे। आप सबको जानकर मुझे मालूम नहीं है ये आयुर्वेद वालों ने इस प्रकार का अध्ययन किया है कि नहीं किया है। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उस जमाने में तो इन सारी चीजों पर समाज जीवन का रुख भी अलग प्रकार का था। तो सरकार ने एक समय सोचा कि भाई आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए क्या किया जाए, ये हमारी इतनी बड़ी विधा नष्ट क्यों हो रही है। तो एक हाथी कमीशन बना था, जयसुखलाल हाथी करके उस समय एक केंद्र सरकार में मंत्री थे, और वो हाथी कमीशन को काम दिया गया था कि आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जाए, आयुर्वेद को प्रचारित करने के लिए क्या किया जाए। शायद वो 60 के आसपास का वो रिपोर्ट है, कभी देखने जैसा है। और उसमें रिपोर्ट में कहा गया है, पहले पेज पर जो सुझाव आया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहा गया है कि भाई अगर आयुर्वेद को आपको प्रचारित करना है तो उसके पैकेजिंग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो पुड़िया, वो सारे जड़ी बूटियाँ थैला भर करके ले जाना, फिर उबालना,
फिर 2 लीटर पानी से उबालो, फिर वो आधा होना चाहिए, फिर रात भर रखो, फिर उबालो, फिर आधा हो। तो ये सामान्य मानवी को गले नहीं उतरता था। तो उन्होंने लिखा कि इसको ऐसे पैकेजिंग व्यवस्था में रखना चाहिए ताकि सामान्य मानवी को सहज रूप से उपलब्ध हो। धीरे 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 हमारे यहाँ ये बदलाव आया है। आज आयुर्वेद की दवाई खाने वालों को वो अब परेशानियां नहीं कि घर ले जाए जड़ी बूटियां और उबालें और फिर कुछ निकालें। अब तो उसको रेडीमेड चीजें मिल रही हैं, एसेंस मिल रहे हैं, जड़ी गोली के रूप में मिल रहा है। यानी जिस प्रकार के एलोपैथिक मेडिसिन जितने फॉर्म में मिलती है उतने ही फॉर्म में ये मिलने लगा है। ये जैसे एक बदलाव की आवश्यकता है और इसलिए आयुर्वेद क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग, आयुर्वेद में अध्ययन करने वाले लोग और आयुर्वेदिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग, उनके साल में 1-2 बार ज्वाइंट एफर्ट्स होने चाहिए। इसलिए नहीं कि आयुर्वेद का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे उसकी कंपनी का। मैं क्या कह रहा हूं समझे? ये बात आपके गले नहीं उतरी। इसलिए कि और अच्छा आवश्यक परिवर्तन करते हुए प्रोडक्शन कैसे हो, दवाइयों का निर्माण कैसे हो, उस पर सोचा जाए। उसी प्रकार से आज हम जितनी मात्राओं में शास्त्रों में पढ़ते थे, क्या उतने हर्बल प्लांट्स अवेलेबल है क्या? ये बहुत बड़े शोध का विषय है। कई ऐसी दवाइयां होगी जिसका शास्त्र में मूल लिखा होगा, फलाने वृक्ष या पौधे में से या मूल में से ये दवाई बनती है। आज उस वृक्ष को ढूंढने जाओगे, उसके वर्णन देख करके खोजोगे तो प्राप्य होना कभी कभी मुश्किल लगता है। और मुझे इस बात का अनुभव इसलिए है कि मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था और जो 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा में, उनको किसी न किसी वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान हुआ था। तो मैंने सोचा कि तीर्थंकर वन बनाऊंगा तो इन 24 वृक्षों को लाकर के वहां लगाऊंगा। मैंने खोजना शुरू किया और मैं हैरान हो गया। मैं इंडोनेशिया तक गया खोजने के लिए, लेकिन 24 के 24 वृक्ष मुझे नहीं मिले। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आयुर्वेद के मूलाधार जहां है वो है हर्बल प्लांटेशन। उसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ें और उसमें से हम एक मूवमेंट चलाएं, किस प्रकार से काम करें। आप लोगों को कभी भावनगर जाने का अवसर मिले पालीताना जैन तीर्थ क्षेत्र पर, तो वहां जब मैं गुजरात में था तो हमने एक पावक वन बनाया था। पालीताना की ऊंचाइयों पर जाने से पहले ही नीचे बना हुआ है और वो गार्डन ऐसा बनाया है कि पूरे गार्डन का लैंडस्केपिंग मनुष्य का शरीर बनाया है, बड़ा विशाल, करीब 200 मीटर लंबा। और उसके शरीर के जो अंग है, उस अंग के साथ जिस औषधि का संबंध आता है वो पौधा वहां लगाया है। अगर हार्ट है तो हार्ट से जुड़े हुए सारे पौधे उस जगह पे लगाए हैं। अगर घुटने हैं, घुटनों के दर्द से संबंधित बातें हैं तो उस घुटना जहां है वहां पर वो पौधे लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति उस गार्डन में जाकर के आएगा तो उसको सहज पता चलता है कि हाँ भाई ये औषध है, इस वृक्ष का बनने वाली औषध मेरे शरीर के इस हिस्से को काम आती है। यानी हमने इस पुरातन ज्ञान को आधुनिक स्वरूप में किस प्रकार से लगाया जाए और ये सहज स्वभाव बन सकता है। बाद में विद्यार्थियों की वहां टूर भी होती है, वे भी देखते हैं कि भाई ये फलानी बीमारी के लिए अगर यहाँ पर दर्द होता है तो ये औषधि के पेड़ यहाँ लगा हुआ, मतलब उसका संबंध है। हम अगर इन चीजों को देखें तो हमें ध्यान, हमारे शास्त्रों में भी ये देश ऐसा है कि जिसमें करोड़ों भगवानों की कल्पना की गई है और हमारे यहाँ तो भक्त ऐसा भगवान
अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है, और भक्त अगर पैसों का पुजारी है तो भगवान लक्ष्मी जी है। अगर भक्त ज्ञान में रुचि रखता है तो भगवान सरस्वती है। यानी हमारे यहाँ भक्त उतने भगवान, इस प्रकार का माहौल है। और इसलिए एक विशेषता ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ जितने भगवानों की कल्पना की गई है, हर भगवान के साथ कोई न कोई वृक्ष जुड़ा हुआ है, कोई न कोई वृक्ष जुड़ा हुआ है। एक भी भगवान ऐसा नहीं होगा। देखिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटी हमारी कैसी थी, एनवायरमेंट फ्रेंडली अवेयरनेस की क्या कल्पनाएं थी। कोई भी ईश्वर का ऐसा रूप नहीं है जिसके साथ कोई न कोई पौधा न जुड़ा हुआ और कोई न कोई पशु पक्षी जुड़ा न हुआ हो। ऐसा एक भी ईश्वर नहीं है हमारे यहां। ये सहज ज्ञान प्रसारित करने के मार्ग थे, और उन्हीं मार्गों के आधार पर ये आयुर्वेद जन सामान्य का हिस्सा बना हुआ था। हमारी आस्थाएं अगर उस प्रकार के होती हैं तो हम चीजों को बदल सकते हैं। और इसलिए, और आयुर्वेद को एक बात तो लोग मानते ही हैं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन अगर शरीर की अंतर शुद्धि करनी है तो आयुर्वेद उत्तम से उत्तम मार्ग है। करीब करीब सब लोग मानते हैं, ये स्वीकार करके चलते हैं कि भाई अंदर से सफाई करनी है तो उसी का सहारा ले लो, काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद के संबंध में मजाक भी बहुत होता रहता है। एक बार एक वैजराज के परिवार में मेहमान आने वाले थे, तो उस परिवार की महिला ने अपने पतिदेव को कहा कि आज जरा बाजार से सब्जी उब्जी ले आइए, मेहमान आने वाले हैं। पतिदेव वैद्यराज थे तो सब्जी खरीदने गए। जब वापिस आए तो नीम के पत्ते ले आए। तो इन्हें पूछा ये क्यों? तो बोले मैं गया था बाजार में, आलू देखे तो लगा कि इससे तो ये बीमारी होती है, बैंगन देखे तो लगा ये बीमारी होती है, ये सब्जी देखी तो लगा, तो उसको तो सब्जी नहीं दिखती थी, सब्जी में बीमारी दिखती थी। और आखिरकार उसको लगा मैं नीम के पत्ते ले आया हूं। तो कभी कभी ज्ञान का व्यवहारू रास्ता भी खोजना पड़ता है। अगर ज्ञान का व्यवहारू रास्ता नहीं होता है तो ज्ञान कभी कभी कालबाह्य हो जाता है। और इसलिए सहज स्वीकृत अवस्था को कैसे विकसित किया जाए, इस पर हम जितना ध्यान देंगे, मैं मानता हूं कि आज जो दुनिया एक बहुत बड़ा चक्र बदला है। अगर गत 50 वर्ष एलोपैथिक मेडिसिन ने जगत का पर कब्जा किया है, तो उससे तंग आई हुई दुनिया आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ चुकी है। अन्न कोश और प्राणमय कोश की चर्चा आज विश्व के सभी स्थानों पर होने लगी है, और मेडिकल साइंस एक नए रूप में अपने आप को देखने लगा है। हमारे पास ये विरासत है, लेकिन इस विरासत को आधुनिक संदर्भों में फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। उसमें बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव की आवश्यकता है। और अगर ये हम कर पाते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम भली भांति एक अच्छा, यानी लोगों में विश्वास पैदा हो, उस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ जीवनचर्या को भी जोड़ा गया है। अनेक प्रकार से आयुर्वेद वे ऑफ लाइफ से ज्यादा जुड़ा हुआ है। शायद हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। आज यहां बैठे हुए लोग भी कुछ बातों पे तालियां भी बजा रहे हैं, पीछे स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर तो अंदर तो दिमाग थोड़ा हिलता होगा, यार पता नहीं कैरियर कैसी बनेगी, ये पुड़िया से जिंदगी चलेगी क्या, ये उनके दिमाग में चलता होगा जी।
यहां से मंथन के बाद भी जाएंगे तो भी वो दुविधा नहीं जाएगी। यार ठीक है, अब डॉक्टर तो नहीं बन पाए, वैद्यराज बन रहे हैं, लेकिन अब कुछ तो गाड़ी चलाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इन खास करके नई पीढ़ी के लोगों को कहता हूं, निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे सामने एक उदाहरण है, उस उदाहरण से हम सीख सकते हैं। हमारे देश में भी जिस भारत की धरती पर योग की कल्पना थी, जिस भारत ने योग विश्व को दिया, हम लोगों ने मान लिया था योग ये हमारा काम नहीं है, ये तो हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनियों का गुफाओं में बैठ करके साधना करने वाला प्रकल्प है। यही हमने सोच लिया था और एक प्रकार से सामान्य जन उससे अलग रहता था। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि आज से 30 साल पहले योग की जो अवस्था थी, आज योग विश्व भर में चर्चा के केंद्र में कैसे पहुंचा? क्या कारण है कि आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी में जिस प्रकार से सीईओ रखते हैं, उसी प्रकार से एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट भी रखते हैं? क्यों? फ्रस्ट्रेशन के कारण, डिप्रेशन के कारण व्यक्ति के जीवन में जो संकटों की घड़ियां आती हैं, तब जाकर के वो शाश्वत शांति का रास्ता खोजता है। और उसके लिए विश्व का आकर एक श्रद्धा का केंद्र बना, ये योगा से शायद मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मैंने बहुत रास्ते अपना लिए, मैंने ड्रग्स तक चला गया, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। अब मैं वापस यहां चलूं, मुझे मिल जाएगा। जिस योगा से हम भी जुड़ने को तैयार नहीं थे, उस योगा से अगर आज दुनिया जुड़ गई है, तो जिस आयुर्वेद के बाद में हमारी आज उदासीनता है, कल उस आयुर्वेद से भी दुनिया जुड़ सकती है। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। ये आत्मविश्वास जब अगर हमारे भीतर होगा, तभी तो हम सामान्य मानवी के भीतर आयुर्वेद का प्रति आस्था पैदा कर सकते हैं। और इसलिए अगर हमारी ये कोशिश रही, तो मुझे विश्वास है कि उसका फायदा होगा। आज भी दुनिया में हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में कानूनों की रुकावट के कारण जब हमारी हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है, तो लिखा जाता है, ये एडिशनल फूड के रूप में उसको लिखा जाता है, अतिरिक्त आहार के रूप में उसको भेजा जाता है। मेडिसिन के रूप में आज भी उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ताकत कितनी है। वो आपको ऐसा आसानी से घुसने नहीं देंगे। वे किसी भी हालत में आपको मेडिसिन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस वाली स्वीकृति नहीं देंगे। बड़ी चैलेंज है। लेकिन अगर सामान्य मानवी को इसमें विश्वास हो गया, तो कितने ही बड़ी ताकतवर संगठन हो, आपको रोक नहीं सकते हैं। और इसलिए और एक संकट और मैं देख रहा हूं। आयुर्वेद अच्छे, लेकिन दुर्भाग्य से हमने आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जैसे कोई दुश्मन हो, इस प्रकार का माहौल बना दिया। हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है। ये टर्मिनोलॉजी बदलनी होगी। हम भी तो विवाद करते रहते, भाई आयुर्वेद जो है वो मूल से बीमारी को दूर करता है, और एलोपैथी तो भाई ऊपर ऊपर रिलीव करता है। और हम तुष्कारते हैं और फिर खानगी में वही करते हैं। जब तक हम ये न कहें कि भाई एलोपैथी एक रास्ता है, लेकिन आयुर्वेद ये जीवन पद्धति है, ये वे ऑफ लाइफ है। हमारा पूरा फोकस आयुर्वेद को एम्फेसिस बदलना होगा। हम एलोपैथी के साथ संघर्ष का चेहरा लेकर के चलेंगे, तो उस लड़ाई से हमें फायदा नहीं है। हमें फायदा इस बात में है
और जिस प्रकार से योगा ने अपनी जगह बना ली, आयुर्वेद भी अपनी जगह बना सकता है। अगर नई बीमारी आएगी तो एलोपैथी वाले संभाल लेंगे, लेकिन बीमारियां ना आए वो तो आयुर्वेद ही संभाल सकता है। और अगर एक बार सामान्य मानवी को भी विश्वास हो गया कि हां ये रास्ता है, आप देखिए बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, सर्जन हो, लेकिन उसके घर में अगर पोता होता है और पोते को दांत आने वाले होते हैं और अगर लूज मोशन शुरू हो जाता है तो शहर का सबसे बड़ा सर्जन भी होम्योपैथी के डॉक्टर के यहाँ जाता है उस बच्चे को गोलियां खिलाने के लिए, ताकि उसके दांत आए और लूज मोशन ना हो। यही होता है ना, वो अपना रास्ता छोड़ करके अपने बच्चे की भलाई के लिए रास्ता बदलता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैं एक घटना से बड़ा परिचित हूं। मैं गुजरात में रहता था, तो वहां एक डॉक्टर वणिकर करके, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, बहुत बड़े, शायद वो गुजरात के पहले पैथोलॉजी के एमएस थे और विदेशों में पढ़ करके आए थे। उनका पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलता था। उनके परिवार में, रिश्तेदारी में एक बच्चा बचपन में बीमार हो गया। बहुत छोटा बालक था, शायद 2-3 महीने हुए होंगे, और कुछ ठीक ही नहीं होता था। तो एक वैद्यराज के पास ले गए। सारा परिवार एलोपैथी मेडिकल साइंस की दुनिया के सब लोग थे। थक गए तो एक वैद्यराज के पास ले गए। वैद्यराज के पास ले गए तो उस वैद्यराज जी को मैं जानता था। तो बच्चे को देखा उन्होंने, और उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर से कहा, ऐसा करो भाई, शीरा बना के ले आओ, हलवा बना के ले आओ। तो ये कहने लगे, नहीं नहीं, हम लोग तो नाश्ता करके आए हैं, हलवा बलवा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूं, बच्चे के लिए बना रहा हूं। तो कह रहे, बच्चा तो 3 महीने का, उसको हलवा खिलाओगे आप? लेकिन जो भी औषधियां वगैरह डालनी होगी, उनकी पत्नी को मालूम होगा, वो 1 चम्मच भर हलवा बना करके ले आई। और उन्होंने खुद ने, वैद्यराज जी ने, उस बच्चे को उंगली पे लगा लगा करके तो उसके मुंह में चिपकाते रहे। उसको थोड़ा आधा घंटे पर कोशिश करके थोड़ा बहुत डाला। 3 दिन के अंदर उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये डॉक्टर मुझे लगातार बताते रहते थे कि हम एलोपैथी की दुनिया के इतने बड़े लोग हमारे अपने पोते को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 1 चम्मच भर हलवा खिला करके उसको बिल्कुल से एकदम से सशक्त बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि इस शास्त्र में कोई ताकत तो है। मुसीबत हमारे भरोसे की है। एक बार हमारा भरोसा हो जाए तो ये ताकत चौगुना हो जाएगी, और जगत इस वे ऑफ लाइफ के रूप में इसको स्वीकार करेगा, और उसके कारण हम स्वास्थ्य की दृष्टि से एक स्वस्थ समाज के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये सस्ते में सस्ती दवाई है, महंगी दवाई नहीं है। मैं भी अब इन दिनों जब चुनाव में भाषण करता हूं, गला खराब होता है तो मुझे 50 फोन आते हैं, आप ऐसा कीजिए, हल्दी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। अब वो करने वाले को मालूम नहीं कि हल्दी खाने से गले को क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उसको मालूम है गला खराब हुआ, हल्दी ले लो, और आप भाषण करते रहो। कहने का तात्पर्य है कि इतना सहज व्यवस्था हमारी यहाँ विकसित हुई थी, उसमें फिर से एक बार प्राण भरने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपके इस 2-3 दिन के समारोह में बहुत सी ऐसी चीजें आपके ध्यान में आई होगी। उसके आधार पर कोई न कोई आप योजना बनाएंगे। भारत सरकार के रूप में इस प्रकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजनाओं में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, उसको आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन रहेगा। मेरी आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं हैं। तो डॉक्टर का स्वास्थ्य पहले अच्छा रहना चाहिए ना। और दूसरा, मेरी आपसे आग्रह भरी विनती है कि आप आयुर्वेद को समर्पित भाव से ही आयुर्वेद को स्वीकार कीजिए, सिर्फ एक प्रोफेशन के रूप में नहीं, एक समाज कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए है। इस विश्वास से आगे बढ़िए। मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। ये समापन संपन्न हो रहा है। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।